स्तब्ध हूँ, अचंभित हूँ। रविवार को रवि अस्त हो गया, सूर्योदय से पहले ही सूर्य अस्त हो गया। मूक माटी के रचयिता मूक हो गए, कल वो छूट गया साया, गुरु का छूट गया साया। कृपा थी जिनकी हम पर, उनकी पावन छाया, छूट गया साया। जी हाँ, हमारे संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज 18 फरवरी को जिन्होंने संलेखना धारण की और हमारे साथ उनका साया छूट गया, पूरा दूरदर्शन परिवार उन्हें नमन करता है। सादर नमन उनके चरणों में, ऐसे गुरुवर जिनकी मुस्कान को पूरा दुनिया भूल नहीं सकती, जिन्होंने अपने वचनों से पूरी दुनिया को जीवन जीने की प्रेरणा दी, जिन्होंने ये बताया कि एक मानव अपने कृत्यों के द्वारा सच में ईश्वर बन सकता है। ऐसे ईश्वर स्वरूपी गुरुदेव के चरणों में हम सभी सादर प्रणाम करते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में। और आज का यह अंक आपके लिए लेकर आई हूं मैं पूर्वा राय। जी हां दर्शकों, ये कार्यक्रम बहुत ही खास कार्यक्रम होता है क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन के साथ साथ कलात्मक वस्तुओं की भी जानकारी देते हैं। और इन विषय वस्तुओं की जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित होते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ। और इन विषय विशेषज्ञों के द्वारा आप भी अपने जो मन में प्रश्न चल रहे हैं, जो जिज्ञासा चल रहे हैं, उनके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वो किस प्रकार से? जी हाँ, अगले 1 घंटे तक यानी कि सुबह 8 से 9 बजे तक हमारी फ़ोन लाइंस खुली हुई रहती हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, तो उसके लिए जल्दी से हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए, जो कि हैं भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 0755266049। साथ ही साथ दर्शकों, हमारा एक टोल फ्री नंबर है, जी हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क नंबर है, जिसे आप लिख सकते हैं, जो है 1800233040। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। और चलिए, कार्यक्रम की प्रथा के अनुसार हम देखते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है, आज की तिथि क्या है। विक्रम संवत 2080 माघ शुक्ल पक्ष दशमी है तिथि, 19 फरवरी 2024 है तारीख और दिन है सोमवार। जी हाँ, ये दिन आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, यही हम कामना करते हैं। जो भी हमारे दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी शादी की वर्षगांठ है, उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ प्रेषित करता है हमारा कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास क्या कहता है, क्योंकि प्रत्येक दिन, प्रत्येक तारीख अपने अंदर एक बहुत ही खास इतिहास संजोए हुए रहती है और इस इतिहास के जरिए हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। तो देखते हैं आज का इतिहास क्या है। 1630 भारतीय योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जन्म हुआ था। जी हाँ, ये वो योद्धा थे जिन्होंने देश को अलग राह दिखाए, जिन्होंने अंग्रेजों को ये बता दिया कि एक सच्चा भारतीय क्या होता है। एक भारतवर्ष का सपूत आज हमारे लिए मिसाल कायम किए हुए है। 1878 में अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ का पेटेंट करवाया था। अगर बात की जाए 1915 की, प्रसिद्ध भारतीय राजनैतिक नेता और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। हमने उन्हें खो दिया था। 1985 ब्रिटिश सोप ओपेरा इंस एंडर्स का प्रीमियर बीबीसी पर आज ही के दिन हुआ था। और अगर बात की जाए 2007 की, 2007 में लोकप्रिय ब्लॉगिंग वेबसाइट टम्बलर की स्थापना डेविड कॉर्प ने की थी। और अगर मैं आज आपको बताऊं कि आज का दिन नेशनल चॉकलेट मिंट डे के रूप में भी मनाया जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही एक अनोखा सा मिश्रण है। मिंट में चॉकलेट मिला के एक बहुत ही मीठा सा स्वाद देता है हमारी जिंदगी को। और आज के दिन ये दिन मनाया जाता है नेशनल चॉकलेट मिंट डे। अब आ जाते हैं एक विचार की ओर। छोटा सा विचार हमारे पूरे दिन को तरोताज़ा करता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। तो क्या है विचार,
देख लिया जाए। जब हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर नजर आता है। ये विचार दिया था हमें वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जी हाँ, कुछ भी काम छोटा नहीं है। मनुष्य तो वो एक व्यक्ति है जिसने कर दिखाया, वो बन गया एक महाराज। जी हाँ, अगर हम बात करें वीर शिवाजी महाराज की या फिर हम बात करें आचार्य श्री की, विद्यासागर जी की, मनुष्य सोच ले तो कोई भी काम छोटा नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा का समय है और आज के तारीख में जो हमारे देश के विद्यार्थी हैं, जो हमारा देश का भविष्य है, वो अगले पड़ाव की ओर बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से परीक्षा का महत्व है हम सबके जीवन में, क्योंकि व्यक्ति पूरे जीवन परीक्षा ही तो देता रहता है। जी हाँ, ये परीक्षा ही है जो हमें आगे बढ़ाती है, हमें संजोती है, हमें सुदृढ़ बनाती है। तो आज हम बात करेंगे परीक्षा के महत्व पर, और परीक्षा के महत्व पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए आए हुए हैं श्री आर के नायक, पीजीटी फिजिक्स हैं, DMSRIE भोपाल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, साथ ही साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज हमारे देश की आधी आबादी महिला। जी हाँ, हम औरतें नेतृत्व करती हैं हमारे देश का, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक प्रतिभा होती है। हम उसे अपने अंदर संजोए हुए, अपने परिवार को साथ में लिए हुए, साथ ही साथ अपनी प्रतिभा को दुनिया को दिखाने का हुनर रखते हैं। आज आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसी प्रतिभा की धनी महिला से, जिन्होंने की परिवार चलाया, अपने आप को आगे बढ़ाया और आज हमारे लिए मिसाल कायम किए हुए। जी हाँ, आपको मिलवाना चाहती हूँ आर्टिस्ट श्रीमती राजगुप्ता जी से। स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मिलेंगे हम ऐसे दो शख्सियत से जिन्होंने कि देश को मिसाल कायम की, आज हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ाया, उनको मार्गदर्शन देते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले नायक सर के पास चला जाए। और नायक सर, आप ये बताइए कि परीक्षा क्यों जरूरी है एक व्यक्ति के जीवन में? परीक्षा अपने जीवन में हर स्थिति में दशा और दिशा का निर्धारण करने के लिए ज़रूरत है। हम किस स्थिति पर हैं ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी दूसरों के लिए। जी 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 जी। तो परीक्षा के एक महत्व होता है, प्रत्येक व्यक्ति हर चरण पर परीक्षा देता है। एक विद्यार्थी को परीक्षा किस तरीके से लेनी चाहिए? विद्यार्थी अपने जीवन में आगे की दिशा तय करने के लिए और जो अभी तक का जो तय कर चुका है, जो रास्ता तय कर चुका है, उस रास्ता कितने अच्छे से तय किया है, कि जिस रास्ता उसने चुना था क्या वो सही चुनाव था। वो चुनाव के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस मार्क आता है, और वो क्वेश्चंस अपना अंदर से आता है, आना भी चाहिए। तो उस क्वेश्चंस का जब अपन उत्तर ढूंढते हैं, उस उत्तर पाने के लिए हमें परीक्षा में अपने आप को परीक्षा में डालना पड़ेगा। और परीक्षा कोई दूसरा अपने लिए लेता है, हम स्वयं अपने लिए अपना परीक्षा का निर्धारण करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो हमने बात की विद्यार्थियों की, उनकी परीक्षाओं की, लेकिन क्या आप मिलना नहीं चाहेंगे? जी हाँ, हमारी आज की जो स्पेशल गेस्ट है, हमारे मेहमान है श्रीमती राजगुप्ता जी से। तो सबसे पहले मैं मैम आपसे ये जानना चाहूँगी कि पेंटिंग आपने क्यों चुनी? क्या बचपन से आपको शौक था? आपके परिवार में कोई पेंटिंग करता था, उन्हें देखकर आपने प्रेरणा हासिल की? बात ये है, मुझे बचपन से ही पेंटिंग का शौक़ था और मैं घर पर ही पेंटिंग करती रहती थी। मैंने हमेशा ये चाहा कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊं। जी। मैं स्केच करती थी और पेंटिंग बनाया करती थी। जब मैं बड़ी हो गई तो फिर मैंने घर पर ही पेंटिंग बनाना चालू करा और घर को सजाया। और मैं उसके साथ साथ अपने घर में जैसे कि वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये भी करती रहती थी और घर उससे भी सजाती थी। घर में मैं किसी को भी पेंटिंग का शौक़ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा फिर जैसे भी घर में कोई आता था तो मैं उसको गिफ्ट में पेंटिंग देती थी। वो बड़ा खुश होता था और घर वाले भी मेरी पेंटिंग देख देख के खुश होते थे
और मुझे कहीं से भी जहाँ उनको पेंटिंग का कुछ मिलता था वो मुझको ला के देते थे। मुझे फिर मैं जो हूँ मैंने सोचा कुछ ऐसा करूँ कि मैं अपने आगे चल के पेंटिंग में ही अपना कैरियर बनाऊँ। जी जी जी, आपने बताया कि पेंटिंग में ही आपको करियर बनाने की आपके मन में आई, तो किस प्रकार से आपने उस पेंटिंग को अपनी पढ़ाई में कैसे आत्मसात किया? आप बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे पढ़ाई की, कैसे आपने उसको आगे बढ़ाया? मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से बीए किया, जिसमें मेरे पास 3 सब्जेक्ट थे, सितार, होम साइंस और पेंटिंग। मैं होम साइंस में भी अच्छा करती थी क्योंकि मुझे कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, खाना बनाना ये बहुत अच्छा लगता था। उधर मुझे पेंटिंग भी बहुत अच्छी लगती थी, पर अब होम साइंस के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ता जी इसलिए घर वालों ने मुझे बाहर भेजने की इजाज़त नहीं दी। जी जी जी। और फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी पेंटिंग में ही आगे बढ़ूं, हाँ और जी। होम साइंस तो मेरा चलता ही रहेगा। जी जी जी। फिर मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से एमए पेंटिंग से किया। जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए नायक सर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर, परीक्षा के समय प्रतिस्पर्धा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे उसको सिर पर ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उस दबाव में आके कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो इस दबाव से किस प्रकार से बचा जाए? तो दबाव के कई कारण हैं। तो मुख्य रूप से बच्चों का जो एबिलिटीज़ है, तो बच्चों से उनका एबिलिटीज़ अनुरूप ही उनसे एक्सपेक्ट किए करें। कई बार हम एज ए पेरेंट्स और आज टीचर्स और समाज के बाकी लोग बच्चों का बिना एबिलिटीज़ को परखे, बिना एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को जाने, बिना एटीट्यूड को जाने, एप्टीट्यूड को जाने, हम उनसे कई बार ज़्यादा एक्सपेक्ट कर देते हैं। जी कई बार बच्चों से कुछ गुणों की हम अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन उस गुणों को विकसित करने के लिए जो हमें एज ए पेरेंट्स और एज ए समाज जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जो वो हम लोग नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को एक लिमिटेड स्कोप ही मिल पाता है, बच्चों को संपूर्ण स्कोप नहीं मिल पाता है। जैसे मोस्टली हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट्स ही ऐसा है जिसको पूरा समाज जोर देता है, तो एक सक्रिय गली हो जाता है बच्चों के लिए, जिससे हर बच्चा का भले एप्टीट्यूड हो ना हो उससे गुजरना पड़ता है। जी सर, हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी है, सरिता कुशवाहा जी। स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, ये जैसे बच्चे एग्जाम के वक्त बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, आप कुछ बताइए सर। जी वही चीज के हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट किस जी, प्रकार से किया जाए? जी इस मुद्दों पर तो पूरे अपने मीडिया में खूब चर्चाएं हैं, और माननीय प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस पर विस्तृत चर्चा पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। मैं कुछ बातें जो मेरा व्यक्तिगत जीवन से मैं देना चाहूँगा। पहली बात, जैसे अपन पिछले परसों बच्चों का एबिलिटीज को समझे और उसी के अनुरूप उनसे उम्मीद रखें। जी हम कई बार क्या होता है, हम अपना आस पड़ोस हो गए, अपने रिश्तेदार होंगे, किसी के बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का एक एस्पेक्ट देख के हम उस एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे से कर बैठते हैं। जी हम अपने बच्चे का एबिलिटीज, अपने बच्चे का इंटरेस्ट, अपने बच्चे का एप्टीट्यूड कई बार नज़रअंदाज कर लेते हैं, सिर्फ एक एकेडमिक एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर, जो कि सरासर गलत है। हमें कई बार हम ये भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा सिस्टमेटिकली पढ़े, डिसिप्लिन तरीके से पढ़े, कि बिना कहे ये काम कर ले, क्योंकि हम लोग का दिमाग में कहीं ना कहीं एक दूसरा मॉडल बना हुआ है। वो ये सब छोटी छोटी चीज़ें स्ट्रेस के रूप में हम लोग का डे टू डे बातों में, घर पर जब अपन बातचीत करते हैं, बच्चों से इंटरेक्शंस करते हैं, कहीं ना कहीं आ जाता है। भले हम अनचाहे रूप से बच्चे को पर आ जाता है, और बच्चे उसको बड़े इंटरनलाइज कर लेते हैं, और उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी भारी स्ट्रेस के रूप में ये आज पैदा नहीं हुए हैं,
ये एक पीरियड ऑफ 10-12 ईयर्स के पीरियड में पैदा होता है। हाँ जब से बच्चा नर्सरी में जाता है तब से कहीं ना कहीं हम उसको एक कंपटीशन का भावना उसका अंदर हम लोग इंड्यूस करते हैं। जी सही है। जो पेरेंट्स हैं उन्हें दबाव, मुझे लगता है कि जो बाहर से दबाव होता है उससे ज्यादा कभी कभी घर से भी दबाव हो सकता है, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए। और हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, अनु जी। जी स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि घर को संभालते वक्त घर के कामकाज के बीच में और बच्चों को संभालने के बीच में अगर किसी को कोई हॉबी डेवलप करनी है, जैसे कि मैम पेंटिंग करते हैं, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, तो उसके लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जी मैम बताएं, आप कैसे टाइम निकालती हैं? मैं जो हूँ घर में, जैसे कि दोपहर को हम जैसे खाली बैठे रहते हैं तो उस टाइम आप पेंटिंग कर सकती हैं या कुछ भी और क्रिएटिव वर्क कर सकती हैं। और अपना जैसे कि फ़िलहाल क्या है कि जब मैं 67 इयर्स की हूँ, मैं अभी भी पेंटिंग में या घर के काम में सब में साथ देती हूँ। तो कोई भी महिला अपना वक्त निकालकर इस पेंटिंग को या और क्रिएटिव वर्क को कर सकती है। जी सही है कि जो हमारे पास बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, अगर एक व्यक्ति उसको सदुपयोग करे तो मुझे लगता है कि वो अपना जो एक शौक जो उसके अंदर दबा हुआ है वो आगे निकाल सकता है और निखार सकता है, अपने आप को समाज के आगे बता सकता है कि हम भी ये कर सकते हैं। जी हाँ मैम, आप ही बताइए कि आप कौन कौन सी विधाओं में पेंटिंग करती हैं? मैं पिक्चर कंपोजिशन, लैंडस्केप, नाइफ पेंटिंग और लोग मैम जो स्क्रीन पर चल रही है वो बताएं, ये कौन सी पेंटिंग है? ये पेंटिंग जो है मधुबनी है। अच्छा जी। हाँ जी जी। ये मधुबनी पेंटिंग है, ये जो बिहार की पेंटिंग है। अच्छा जी। हाँ जी जी। और ये भी मधुबनी पेंटिंग है, ये भी बिहार की पेंटिंग है। अच्छा जी। हाँ जी। जी। और ये पेंटिंग केरल की है, केरल की म्यूरल पेंटिंग है। अच्छा जी। हाँ जी। जी। और ये जो है पिक्चर कंपोजिशन है। अच्छा जी। हाँ जी। जी। और ये जो है केरल की म्यूरल पेंटिंग है। अरे वाह। हाँ जी। जी। और ये मैं सब ये जो है गॉन पेंटिंग है। जी। हाँ जी। जी चलिए आप लेकर भी आइए हमारे हाँ, दर्शकों के लिए, तो अपने उन्हें दर्शक बताएं के आप। लिए जी। ये जो है ये पेंटिंग जो है ये गॉन पेंटिंग है। जी। हाँ जी। और ये भी गॉन पेंटिंग है। और ये बहुत जो बारीक काम दिख रहा है ये। जी दर्शकों, बहुत ही बारीक काम है, देख सकते हैं आप। जी जी। ये कौन सा है मैम? ये नाइफ पेंटिंग है। जी। जी। और ये केरल की पेंटिंग है। अच्छा जी। जी म्यूरल पेंटिंग है। बहुत बहुत सारी विधाएं आपको आती हैं, उसके लिए आप बहुत ही हमारे बधाई के पात्र हैं कि देखिए हमारी जो घर की महिलाएं, इनके अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। जी सर, हम बात कर रहे थे दबाव की, तो दबाव को परिवार की तरफ से ही किस प्रकार से रिलीज किया जाए, क्योंकि शुरुआत तो हम घर से ही करेंगे ना, तो किस प्रकार से माता पिता जो है वो उसका आगे बढ़ सकते हैं? माता पिताएं जो चीज़ को बच्चों में, जो पहले बच्चे अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, और उसके जैसे बचपन से हम उसका एटीट्यूड, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, ये तीनों चीज़ को एक माता पिता से ज़्यादा अच्छा से कोई नहीं पहचान सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अपना खुली आँख से और खुली दिल से उनको इस इंटरेस्ट और एटीट्यूड को स्वागत करना पड़ेगा। कई बार हम समाज के दबाव बोल दीजिए कि अपना व्यक्तिगत जो इच्छाएं जो कभी परिपूर्ण नहीं हो पाया है, व अपने जो अंदर में जो कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं वो कई बार हम किसी ना किसी माध्यम से बच्चों के ऊपर थोपना चाहते हैं जी। जो कि थोड़ा सा गलत है। हमें बच्चों को उनके जैसे कि फूल खिलता है उनको खिलने दे और उसमें फैसिलिटेट करें। संदीप जी भोपाल से जुड़ चुके हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार मैडम जी। नायक सर से मेरा प्रश्न है सर। जी नमस्कार। बच्चों को अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए सर सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना चाहिए या देर तक पढ़ाई करना चाहिए? एक प्रश्न ये है सर। और दूसरा प्रश्न ये है सर, आजकल बच्चे सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो उसमें आप क्या सलाह देंगे? थैंक यू। बिल्कुल सही कि बच्चे रात भर पढ़ना चाहते हैं, सुबह नहीं उठना चाहते। बहुत बढ़िया प्रश्न सर, आपका ये समस्या हम हर परिवार जूझता है। मैं भी, मेरे परिवार में भी यही समस्या फेस करते हूँ।
हो सकता है मैडम भी यही समस्या फेस कर रहे होंगे अपने बच्चों के साथ जी। हैं। और मेरा जैसे 20-21 साल का अनुभव है पढ़ाने का, और उससे पहले बच्चों को गाइड करने का 5-7 ईयर्स के, तो मोर देन 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस से मैं यही बोल सकता हूँ सर, सुबह उठना तो कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, द बेस्ट। उसका एक साधारण तौर पर मैं थोड़ा सा हटकर बात बोल रहा हूँ, हम अपने भले जो बच्चों का सेलिब्रिटी स्टार्स हो जाएं, सो दे हैव ए वेरी गुड शेड्यूल, वेरी गुड शेड्यूल। अपना प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत जीवन को देख ले, और जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं वो सुबह का समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बाकी दूसरी बात होती है कि उसको हम अपने बच्चों में इस प्रकार का जो एक हैबिट है इसको कैसे डेवलप करें, कैसे शुरुआत करें। तो इसके शुरुआत सर, अगर अपन एक पीढ़ी पहले चले जाएं तो उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता था। जब हम अपने बचपन में चले जाते हैं तो कभी प्रयास नहीं करना, क्योंकि पूरा समाज उसी रूप से उठता था। आप सूर्योदय से पहले संपूर्ण आसपास के परिवार भी उठ रहा है, सब उठ रहा है, अपना नित्य कर्म कर रहा है, और ये लेट उठना कि लेट काम शुरुआत करना कि लेट जागना, ये तो मतलब पिछले 25-30 साल बोल दीजिए कि पिछले 15 साल बोल दीजिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा बढ़ गया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ फोनों पर जुड़ चुकी हैं श्रीमती मीनल शुक्ला जी। जी हाँ, ये अपर डिवीजन टीचर हैं शासकीय सरोजनी नायडू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी मैम, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पेपर हल करते समय जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो आप बनाए कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पाते, हमें छोटे छोटे वाले पहले हल करना चाहिए या बड़े क्वेश्चंस लिखना चाहिए, उसके विषय में अगर आप बताएं। जी, ये प्रश्न जो है बच्चे हमसे हमेशा करते रहते हैं कि परीक्षा की तैयारी के दौरान मैम हम पहले ऑब्जेक्टिव करें या हम डिस्क्रिप्टिव करें। तो सामान्यतः हमारी जो परीक्षा है इसमें आने वाले। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है हम तक? जी बोलिए। हेलो जी मैम, थोड़ा सा कुछ लाइन गड़बड़ हो रही है। जी हाँ, हम फिर से जुड़ सकेंगे तो अच्छी बात है, हम फिर से जुड़ेंगे। हम आ जाते हैं मैम के पास में। मैम आप ये बताइए कि कौन सी विधा में पेंटिंग करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे अभी क्या है 8-10 साल से मैं जो हूँ लोक कला में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ। अच्छा जी। क्योंकि अभी उसी का चलन ज़्यादा है जी। वो क्या है, वाटर कलर, पिक्चर कंपोजिशन, लैंडस्केप या ऑयल पेंटिंग है, ये मैं 25 साल से कर ही रही थी। अब मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अब नया कुछ करूं जी, जो अभी चल रहा है। इसलिए मैंने अभी लोक कला पर जैसे कि मधुबनी है, गौन पेंटिंग है, नाइफ पेंटिंग है और वर्ली पेंटिंग है और केरल की म्यूरल पेंटिंग है। जी, इस पर मैं अभी ज़्यादा काम कर रही हूँ। आप हमारे लिए साड़ी भी लेकर आई हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आपने कैसे पेंट की हुई है? ये साड़ी मैंने फैब्रिक कलर से पेंट की है। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत सी साड़ी बनी हुई है। देखिए कितना मतलब एक अनोखा आर्ट है कि हम खुद अपनी जो कला है उसको बना के खुद शेड देने पड़ते हैं जी सब। इसमें जो पहले डार्क करते हैं, फिर उसके बाद लाइट करते हैं, फिर ऐसे करके इसमें शेड दे दे के पेंटिंग करते हैं। और ये जी हाँ जी, जो सर्वाधिक आनंद आता है वो किस विधा को करने में आता है? मुझे अभी सबसे ज़्यादा गौन पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग और ये मधुबनी पेंटिंग और बल्ली पेंटिंग, और अभी मैं साड़ियों पे पेंट कर रही हूँ। और आजकल क्या है, ज़्यादातर लोग ये कैनवास पे पेंटिंग नहीं करते, साड़ियों पर पेंटिंग करवा रहे हैं और अपनी शर्ट पर पेंटिंग करवा रहे हैं। मेरे पास जो ये बल्ली पेंटिंग है या गौन पेंटिंग है और ये मधुबनी पेंटिंग है, ये सब मैं साड़ी पर कर रही हूँ और अभी शर्ट पर भी कर रही हूँ। जी जी जी,
बहुत अच्छी बात है। आप सर ये बताइए कि जैसे कि हम मैम से भी बात कर रहे थे और बाय द लक ऐसा हुआ है कि हमारा फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो गया है, तो बच्चों को कैसे समझाएंगे कि जो कम प्रश्न, जो नंबर के प्रश्न हैं वो पहले हल करें या फिर ज़्यादा नंबर के लेंदी प्रश्न जो है वो हल करें? तो इसका एक सरल नियम ये है कि जो क्वेश्चंस बच्चे बहुत अच्छे से कर सके तो वो प्रश्न बच्चे पहला करें। जी। क्योंकि अब जो एज ए इवैल्यूएटर हम जब इवैल्यूएट करते हैं, सबसे पहले बच्चों का जो एक सीक्वेंस बन जाए, जो प्रश्न बहुत अच्छे से वो आंसर कर सके, भले वो 1 मार्क का हो कि 5 मार्क का हो, सीक्वेंस तो मायने नहीं रखता है। किसी भी सीक्वेंस में बच्चा आंसर करे, बस प्रॉपरली आंसर के नंबर लिख ले। जी जी जी। पेपर का आधार पर बनाया जाए। कभी कभी बच्चे ये बोलते हैं, बड़ा ही टेंशन हो गया, घर आके बोलते हैं हमें तो आउट ऑफ कोर्स पूछ लिया जाए, तो आप सलाह, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक बच्चे की तो टीचर्स जो है उनको भी पूरा के पूरा ध्यान देना पड़ता है, तो परीक्षा का जो आधार है वो किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से पेपर बनना चाहिए? पहली बात है जो ये एक मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं, परीक्षा का आधार बड़ा मतलब फिक्स्ड तरीका है, उस पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं और वो ब्लूप्रिंट अवेलेबल है। और जिस प्रोसेस से प्रश्न पत्र बनते हैं वो कई स्टेजेस से गुजरता है, कई फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं। कई बार हम लोग को अपने सिलेबस जनरली नहीं देखते हैं। और मैं आज मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, जब मैं बच्चों से इंटरेक्शंस करता हूँ तो बच्चे कई रेफरेंस बुक का नाम बताएंगे, कई चीज़ों का नाम बताएंगे, लेकिन बेटे आपका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस बच्चे जो मूलभूत जो सिलेबस है, तो ये अधिकतर बच्चों में, अगर एक परसेंटेज टर्म से मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं बात करूँ तो इवन 70 से 80% बच्चों को अपने सिलेबस का जो एक ज्ञान है, जो कि मूल रूप से सेशन का शुरू में होना चाहिए। मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितने हद तक पढ़ना है और इसमें किस प्रकार का प्रश्न मेरे से उम्मीद की जाती है। जी जी। तो ये इस एक्सरसाइज से बच्चे अगर अपने आप को गुजारें तब इस प्रकार समस्या नहीं आएगी। जी जी। सर कभी कभी देखने को मिलता है ना कि हमने साल भर पढ़ाई नहीं की, अब एग्जाम सिर पर है और वो जो 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको पढ़कर हम पास हो सकते हैं, तो ये जो थ्योरी है, ये जो सोच है, ये कितनी हद तक सही है? मैम ये जो एक्चुअली ऐसा है कि हम जैसे हम अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखें, अभी कई बदलाव पाइपलाइंस में है, सरकारें ला रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से। समस्या तो है क्योंकि हम यहाँ पर अपने देश में एकेडमिक कंटेंट पर पूरे जोर है और कुछ बच्चों का थोड़ा सा रुझान कम होता है, इंटरेस्ट भी कम होता है, थोड़ा सा एटीट्यूड भी कम होती है, प्योर जो राइटिंग और पढ़ने लिखने वाला जो काम है थोड़ा सा कम होता है। तो उन बच्चों का कई बार क्या है कि अपना मतलब एक अनशेड्यूल्ड परफॉर्मेंस बोल दीजिए, अनशेड्यूल्ड वर्क्स बोल दीजिए, स्ट्रैटेजी विदाउट स्ट्रैटेजी, लेजीनेस बोल दीजिए, तो एक जो एकेडमिक हैबिट्स उनमें डेवलप नहीं हो पाती है। बट जब इस टाइप की स्थिति आ गई है, अभी तो सर अपना एग्जामिनेशंस जो सर पर है, ज़्यादा समय बचे नहीं है, लेकिन तब भी हमें हतोत्साह नहीं होना है। उस समय हम पिछले जो 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो PYQ है 5 इयर्स के, उसको बेसिस पर स्टडी करके, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, हम हर समय अपना टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। ठीक है। बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल के चक्कर में ना पड़े, वो हमें कई बार अपने मेन रास्ते से डेविएट करता है और हमें पढ़ाई को बोझिला बनाता है। पढ़ाई इतना बोझिला नहीं है। सही जी, पढ़ाई को बोझिल ना बनाए, उसे आनंद लेकर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भोपाल से मनसा जी। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। गुड मॉर्निंग पूर्वा जी, मेरा सवाल राजगुप्ता जी के लिए है जी। मैं पहली बात तो ये है कि मुझे आपका आर्ट वर्क बहुत अच्छा लग रहा है, मैं देख रही हूँ टीवी पे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरे जैसा कोई इंसान अगर आर्ट सीखना चाहे तो क्या आप सिखाती हैं या आप कुछ मार्गदर्शन दे सकती हैं इस बारे में? जी, मैं सिखाती भी हूँ, मैं घर पर पेंटिंग की क्लास लेती हूँ। अगर आप मेरे घर के आसपास हैं तो आ सकती हैं, नहीं तो आपके घर के पास अगर कोई पेंटिंग की क्लास लेता है तो आप वहाँ जाकर पेंटिंग सीख सकती हैं। जी जी जी। हाँ। आप कहाँ सिखाती हैं मैम, आप कहाँ पर है आपका रेसिडेंस? मैं बिराशा हाइट्स में हूँ जी। मैं वहाँ पर पेंटिंग सिखाती हूँ। मेरा पूरा एड्रेस है बिराशा हाइट्स के 602
जी ठीक है। मैं तो वहाँ अगर पे विराशा पेंटिंग हाइट्स के सिखाती हूँ। आसपास में अगर जो आप भी हमारे विराशा हाइट्स दर्शक, के जी, आसपास अगर आप हैं, हाँ जी, तो आप मेरे पास आकर पेंटिंग सीख सकती हैं और मैं आपको सब तरह की पेंटिंग सिखा सकती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी स्केच करना आता हो तो आप बहुत जल्दी पेंटिंग सीख सकती हैं। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। जो भी हमारे दर्शक अगर सीखना चाहें तो मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न हल करते समय, जो प्रश्न पत्र है वो हल करते समय कौन सी बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? सबसे बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका ये स्ट्रैटेजी व्यक्तिगत होनी चाहिए। जी। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा हैंडराइटिंग स्लो है, स्लो राइटर हूँ, मैं सोच लेता हूँ बहुत फास्ट लेकिन राइटिंग स्लो है। तो उस समय मैं ये उम्मीद करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कम समय के निर्धारित समय में एक जो एग्ज़ाम का जो टाइम होता है उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है तो मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जी, वही बुलेट फॉर्म्स में मैं लिख दूं। मैं थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेट में नहीं जाकर, जी। पैराग्राफ फॉर्मेट पे नहीं जाके पॉइंट फॉर्मेट पे आ जाऊं। ठीक है। और जो कोई भी आंसर्स पे 3, 4, 5 शब्दों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द नहीं होते हैं। जी, कई बार हम अनावश्यक रूप से, जैसे आप लोग देखे होंगे ना चिप्स पैकेट में AR रहते हैं, सही। गिने चुने चिप्स रहते हैं। जी, जी, तो जी। कई बार अपने पूरे पैराग्राफ में गिने चुने 4 शब्द रहते हैं और तो उस पे लेकिन अपना समय बर्बाद हो जाता है और टीचर सर वही मैं 4 आपको शब्द रोकना को चाहूंगी। ढूंढते हैं। जी। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, PK त्रिपाठी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए। जी सर बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। नमस्कार जी मेरा नमस्कार। प्रश्न जो है डॉक्टर नायक जी से है। बहुत अच्छा आज जो है डिस्कशन हो रहा है। परीक्षा का समय है मैं अभी एक चीज मेरा दिमाग में आ रहा है कि हम अपना एज ए पेरेंट्स अपना बच्चों का अंदर हर एरिया में जो है कंपटीशन में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं और देखना चाहते हैं कि नंबर 1 होना चाहिए, चाहे खेलकूद में भी नंबर 1 हो, पढ़ने में भी नंबर 1 हो, या पेंटिंग में नंबर 1 हो, या कोई एक्स्ट्रा कंपटीशन में जा रहा है उसमें नंबर 1 हो। जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे का ऊपर जो है पढ़ने के अलावा बहुत सारे जगह में उसका दबाव आ जाता है और वो पढ़ने को नेग्लेक्ट करना शुरू करता है। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर नायक जी से कि क्या हम बच्चों के ऊपर हर चीज में नंबर 1 हो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए या उसका एक हर एरिया में अच्छा करे लेकिन नंबर 1 का कंपटीशन जो है वो ना रहे उसके अंदर, तो वो उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं ये क्वेश्चन पूछता था डॉक्टर नायक जी से। मुझे ऐसा लगता है कि हर परिवार में हर व्यक्ति खुद ये सोचता है कि मैंने ये काम नहीं किया ना, अब मेरा बच्चा इसमें नंबर 1 होगा। बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि हम बच्चे को ये चाहते हैं, तुम ये नहीं चाहते कि तुम अच्छा करो। जी उसके विषय में बताइए। सबसे पहले मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रकार प्रश्न उन्होंने उठाए जो कि हम सबके मन में है और ये बहुत ही मतलब मोस्ट प्रोफाउंड जो फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहली बात है हमें जो हम अगर परीक्षा पे चर्चा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को अगर ध्यान में रखें तो परीक्षा को एक उत्सव के रूप में हमें लेनी चाहिए। जीवन एक उत्सव है, जीवन एक लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। तो ये अगर लाइफ अगर सेलिब्रेशन जैसे अपन ले तो ये सब चीज़ें अपने आप ही हट जाएगा। हम लाइफ को जो थोड़ी देर पहले मैम भी जिक्र किए थे, लाइफ को बोझिल न बनाएं। हम इस धरती पर कुछ समय के लिए हैं और उस समय में से जो बचपन का जो समय होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत समय है। तो ये समय को हम बच्चे का समय को एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर्स की बाकी समाज के कोई सदस्य होने के नाते उस समय को हम नष्ट न करें। बच्चा खेलने जा रहा है उसको एंजॉय करने दीजिए और वो एक दैट ए कॉम्पिटिशन्स और दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल जस्ट ए यूजुअल, दैट इज नॉट द अल्टीमेट एम। हम अभी क्या कर दिए हैं, प्रोसेस को इम्पोर्टेंस नहीं देकर सिर्फ अल्टीमेट एम मुझे फर्स्ट होना है, सेकंड होना है, प्राइज विन करना है कि फलाना कॉलेज में जाना है, ये एम बना ली है। उसके बजाय से हमें एंटायर प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रोसेस को एंजॉय करें, प्रोसेस को एंजॉय करें, सर्टनली देयर विल बी सम रिजल्ट। जी ठीक है। तो मेरा तो आपके यही सलाह है सभी को, आप बच्चों को उसका इंटरेस्ट का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के हिसाब से छोड़ दें। जैसे कि 2 जनरेशन पहले कि 1 जनरेशन पहले हमें कभी छोड़ा गया था। हमें अपना पेरेंट्स कभी नहीं पूछे थे आप कितने मार्क्स ला रहे हो, क्लास में पोजीशंस ला रहे हो, कितने परसेंटेज लाए हो, कभी नहीं छोड़े थे। और उन्हीं के बच्चे
आज इसरो में साइंटिस्ट्स हैं और वही बड़े हार्ट सर्जन भी हैं, वही यूएसए में भी हैं। जो जनरेशन एक जनरेशन पहले 60-70s में जो जनरेशन इंडिया से निकला था, अभी भी निकल रहा है, अपना रूरल मासेस में से निकल रहा है, उनका बेटों को कभी नहीं बोले थे जी। आज आप इसरो का डाटा देख लीजिए, जो साइंटिस्ट के डाटा है वो सब रूरल बैकग्राउंड से हैं जी। अपने इसरो के चेयरमैन साहब। सही है। तो मेरे हिसाब से हम लोग थोड़ा से जो एक पढ़े लिखे और जो सिटी लाइफ में अडॉप्ट किए हैं, और एक जनरेशन जैसे मैडम ने थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, सही। अपने कुछ अतृप्त इच्छाएं जी। कुछ अचीवमेंट्स जी। जो हम नहीं कर पाए, वो कहीं ना कहीं उसको बच्चों के ऊपर पेरेंट्स पूरा जोर दे जी, देते जी, हैं। जी। मुझे लगता है कि जो मार्कशीट है उसके नंबर तो कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ एक बच्चे को बताने के लिए कि आपने इसमें किया। हर व्यक्ति, आप भी जानते हैं जीवन में कि हमारी मार्कशीट तो पीछे छूट जाती है, हमारे जो कर्म हैं वो हमें आगे ले जाते हैं, हमारी जो दृढ़ इच्छाएं हैं वो हमें कुछ बनाती है। जी हाँ, गुरु का महत्व एक जीवन में क्या होता है हमने जाना आचार्य विद्यासागर जी से, और उसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ फोनों पर हमारे एक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, जो कि हैं श्री राजीव जैन जी। जी हाँ, राजीव जैन जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से गुरु का महत्व है। जी नमस्कार सर, स्वागत है जी। जी राजीव जैन जी, मैं दर्शकों आपको बताना चाहती हूँ, ये उपाध्यक्ष हैं जो जैन पार्श्वनाथ मंदिर है, आप इनके उपाध्यक्ष हैं जी। सर आप ये बताइए कि गुरु की सीख क्या है, विद्यासागर जी क्या हमें सीख देकर गए हैं? जी सभी को जय जैन जी। डॉक्टर राजीव, भगवान नहीं देखे थे, हमने भगवान स्वरूप को देखा है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर को देखा है। परम पूज्य शिरोमणि आचार्य श्री के चरणों में सतसत नमोस्तु और भाकु विनयांजलि। हम ये कह सकते हैं कि आचार्य श्री में सिर्फ जैन मुनि नहीं थे, वे कवि साहित्यकार और विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता भी थे। विद्यासागर सिर्फ उनका नाम नहीं था, यह उनका जीवन था। वे चलते फिरते एक विशाल विद्यालय, संयम तक वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, जन कल्याण, विश्व कल्याण, उनकी वो सीख है जो हमें विद्यासागर को विद्याधर बनाती है। ऐसे थे हमारे गुरुवर विद्यासागर, और माने तो ऐसे भगवान थे जी। एक मानव को उनके जीवन से क्या सीख लेना चाहिए, हम क्या सीख सकते हैं उनसे? हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो सीख दी है हमें, उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। आचार्य विद्यासागर महाराज का जो प्रभाव है आध्यात्मिकता के दायरे नहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने भारत को शिक्षा और सामाजिक को बढ़ावा दिया है, उसकी भूमिका बहुत युग तक है। उन्होंने समाज को मूक माटी जैसे महान रचना दी। संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने अनेक स्थानों पर गौशालाएं, तथा स्त्री जैसे शिक्षा संस्थान, हथकरघा केंद्र तथा भिन्न भिन्न प्रकार की लोक मंगलकारी योजनाओं का शुभारंभ कराया। अनेक कारागारों में वहाँ रह रहे हजारों लोगों के जीवन में उन्होंने बहुत परिवर्तन भी किए। एक अभूतपूर्व कार्य आपके आशीर्वाद से चल रहा है। उनकी यही अभिलाषा थी, यह देश अपनी उत्कृष्ट शिक्षा और जीवन दर्शकों को देकर। जी, हमें क्या आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि अब तो गुरुवर हमें छोड़ चुके हैं, तो हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उनके बिना? जी सर, फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि ठीक है, गुरुवर की छाया हम सभी पर बनी रहे, उनकी शिक्षाओं से हम प्रेरणा लेते रहें और आगे अपने जीवन को ऊर्जावान बनाते रहें, यही हमारी कामना है। जी मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जब आप सिखाती हैं आपके घर में, जब आप क्लासेस लेती हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके घर में सीखते हैं, तो जो जनरेशन गैप है, आपने अपने समय के लोगों को देखा होगा और आज की जो पीढ़ी है उसमें आपको क्या अंतर दिखता है? क्या वो बच्चे उसी तल्लीनता से सीखते हैं? पहले क्या था, पहले घर में ना तो टीवी था जी, ना मोबाइल था, तो घर में बच्चे कुछ ना कुछ सीखते थे। तो जैसे कि पड़ोसी के बच्चे थे, मैं पेंटिंग करती थी तो वो पड़ोसी के बच्चे मेरे पास आते थे कि दीदी मुझे ये सिखा दो, तो मैं उनको सिखा देती थी। आज के युग में क्या है, आज टीवी हो गया है, मोबाइल हो गया है, बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और घर के जो पेरेंट्स हैं वो भी ये सोचते हैं, अरे बच्चा हमको बात नहीं करने देता, तो लिया मोबाइल बच्चों को दे देते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को मोबाइल नहीं देकर उनको किसी ना किसी चीज़ में, क्रिएटिव वर्क में उनको लाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि वो पढ़ाई नहीं करें, उनको पढ़ाई के साथ साथ अपना एक कैरियर बनने, कुछ भी अपने जैसे करें,
उसमें उनकी हॉबी आएगी। जैसे ये नहीं है कि उनको पेंटिंग ही करना है, आज के युग में जैसे बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, ये कुछ भी बच्चे करें तो इससे उनका क्या है, टीवी छूटेगा और उनका मोबाइल भी छूटेगा। जी जी जी, बच्चों के ऊपर जो एक मीडिया का प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप मैम ये बताइए कि जब आपने पेंटिंग की, परिवार का कितना साथ रहा, परिवार की भूमिका क्या है? क्योंकि जो इतनी खूबसूरत आप पेंटिंग्स बनाती हैं तो नो डाउट परिवार का भी कुछ ना कुछ सपोर्ट तो होगा। बात यह है कि मेरी शादी रतलाम में हुई थी जी और वो संयुक्त परिवार था, जी तो मुझे अपने बच्चे भी देखने पड़ते थे और उनको पढ़ाना है, उनका कुछ भी काम है वो सब मुझे करना पड़ता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर से बाहर ज़्यादा रहते थे जी और इसलिए मैं वहाँ पर कुछ कर नहीं पाई। और क्या था, रतलाम छोटी जगह थी, हाँ जी तो माँ घर से बाहर निकलना भी नहीं था, वो घूंघट प्रथा थी, जी तो घर से इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाई। जी जब मैं 25 साल बाद जब मैं भोपाल आई तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो जी। मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी पेंटिंग को अपना कुछ करियर में लाऊं। फिर मैंने अपना पेंटिंग बनाना चालू करा जी और जब मैं वो पेंटिंग बनाना चालू करा तो मुझे घर के सहयोग मिला, जिसमें फिर 10-12 साल बाद मेरी बहू आ गई, जी वो भी मेरे संग पेंटिंग करने लगी। आज वो मेरे संग बैठ के पेंटिंग करते हैं। जी जी जी, शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, जिंदगी आपको मौका देती है, आपको बस उसे कैच करना पड़ता है। आप मुझे ये बताइए सर कि जैसे कि मैडम ने बताया कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने से चौतरफा विकास होता है, तो स्कूल्स में भी हम एक पीरियड तो रखते ही है, उसका कितना सहयोग रहता है एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए? मैडम, मैम का तो बड़ा मतलब इमोशनल भी एक्सपीरियंस था जी। और बड़ा एक एनकरेजिंग एक्सपीरियंस है जी। हम लोग का सबके सामने है, एंड शी इज़ देयर टुडे एट दिस लेवल। जी और जो प्रश्न आपने मैडम किए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको आजकल एक्स्ट्रा करिकुलर पहले बोला जाता था, फिर को करिकुलर शब्द से संबोधित किया गया और अब तो करिकुलर शब्द ही बोला जाता है। वो एक्स्ट्रा करिकुलर भी नहीं है, जी। को करिकुलर नहीं, अभी करिकुलर है। जी जैसे हम मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस को जिस रूप में देखते हैं, इसी रूप में हम फाइन आर्ट्स को देखते हैं, इसी रूप में हम स्पोर्ट्स को देखते हैं, इसी रूप में हम होम साइंस को देखते हैं, एक ही रूप। जी तो इससे बाकी बच्चों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब बच्चा एक क्रिएटिव आर्ट में अपने आप को एंगेज करता है, उसके बाकी सब्जेक्ट में जी बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होता है, इसका मन ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई में लग पाता है। जी। और ये कहीं ना कहीं जो एक पहले भावना था, मतलब खेल कूद करने से हम थोड़े से जी। मेन सब्जेक्ट में कम परफॉर्मेंस ले पाते, ये गलत है। जी ये मेरा ऑब्जर्व है। बच्चा अगर मैथमेटिक्स पीरियड से पहले आधा घंटा अच्छा से खेल के आया, पूरा पसीना से लोथपोथ हो गया, अब देखिए उसका मैथमेटिक्स में क्या परफॉर्मेंस रहेगा, उस क्लास में उसका रेस्पॉन्स लेवल क्या रहेगी। जी, जरूर। वही तो पहले कहा जाता था ना कि खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको सब कुछ करना है, आप किसी भी दिशा में जहां आपको मन लगता है वहां पर आप जाइए, आप सफल जरूर होंगे। और हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ चुकी है, हिमांशी चौहान जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। सर मेरा नाम हिमांशी चौहान है। मैं अभी क्लास 10th के लिए बोर्ड्स के लिए अपेयर होने वाली हूँ। और सर मेरा मेजर क्वेश्चन यही है कि कभी कभार हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं क्वेश्चन में, तो ऐसे टाइम पर हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के जस्ट बाद रीचेक करें या फिर पूरा पेपर जब हमारा सॉल्व हो जाए तब हम क्वेश्चन को वापस से देखें? बिल्कुल सही, बहुत सही हाँ, प्रश्न है जी। ये बहुत बढ़िया प्रश्न, और ये अधिकतर बच्चों इसी स्टेज से गुजरते। मेरे हिसाब से एक 1.1 वर्ड आंसर रहेगा तो अपन थोड़ा टुवर्ड्स एंड रखें, क्योंकि आंसर्स अगर जरा सी लास्ट स्टेप गलत हो गया है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन लूज हाफ मार्क्स। तो आप अगर उसी समय अस्थिर थोड़ा माइंड में, अगर उस समय अपन उसी आंसर्स पे थोड़ा करें, उस समय अपन आंसर तो सही कर भी नहीं पाएंगे और अगले का 2-3 क्वेश्चंस के लिए अपना मिजाज भी थोड़ा बिगड़ सकती है। जी जी जी, मुझे तो लगता है आपके जी। जी प्रश्न का जो उत्तर है वो बिल्कुल जी, समुचित और मिल एक चुका चीज़ है मैं जी। इस पे करना चाहता हूँ बच्चों को, जब अपन कैलकुलेशंस करें आंसर्स पे, राइट साइड में बॉक्स बना के हर क्वेश्चंस का कैलकुलेशंस एक स्पेसिफाइड स्पेस पे करें। ठीक है। कई बार बच्चों में एक आदत होती है, जैसे अपना नोटबुक के बैक पेज में, लास्ट पेज में कैलकुलेशंस करने का, वो आदत न बनाए। जहां आपका प्रश्न हल कर रहा है उसी के बाजू में एक बॉक्स बना के
तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 30 की 33 तक हर क्वेश्चन का कैलकुलेशंस रिट्रेसेबल होना चाहिए। जी। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का कैलकुलेशंस किस लोकेशंस पे है। बहुत सही, बहुत जी। सही। मुझे लगता है आपको आपके उत्तर का सार्थक जवाब मिल चुका है। गुप्ता मैम, आप ये बताइए कि जब आप जो भी पेंटिंग बनाती हैं तो सिर्फ वो घर की सजावट के लिए होती है या फिर वो सेल करने के लिए भी होती है? मेरा घर, अगर आप मेरे घर जाएंगी तो मेरी हर दीवार पर मेरी पेंटिंग आपको मिलेगी। अच्छा जी। और मैं क्रिएटिव में भी अपना सब, जैसे कि कुछ भी बनाया उसको बेचना, सेल करना, ये मैं करती हूँ। जी। जैसा जिसको पेंटिंग बनवानी होती है मैं वैसी ही पेंटिंग बना के उसको दे देती हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, तो अगर आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहें कि आज तक की सबसे महंगी पेंटिंग आपकी कौन सी सेल हुई, कौन सा आर्ट था, कितनी बड़ी थी वो? मेरी अभी 3 फुट 4 फीट की जो पेंटिंग थी वो मेरी अमेरिका गई, वो केरल म्यूरल पेंटिंग थी। जी। वो मेरी 1,05,000 रुपए में गई है। अरे वाह। हाँ जी। क्या बात। और जी। वो पेंटिंग मैं बेचना नहीं चाहती थी, जी। पर वो वहाँ से अमेरिका से मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे। जी। उन्होंने कहा नहीं ये पेंटिंग तो हम लेके जाएंगे। क्या बात है। तो फिर वो पेंटिंग वो लोग लेके गए। जी जी जी। एक पेंटिंग बनाने में अमूमन आपको कितना टाइम लगता है? मुझे एक पेंटिंग बनाने में 1 हफ्ता भी लग जाता है, 1 महीना भी लगता है, जी। 3 महीने लगते हैं। जो मैंने अभी म्यूरल पेंटिंग बनाई थी जी। वो मेरी 6 महीने में बनी थी। जी, जी, जिसमें कि मैं 4-4 घंटे घर में पेंटिंग बनाने में टाइम देती जी। हूँ। दर्शक भी देख सकते हैं कितनी बारीकी से बना हुआ है, कितने खूबसूरत कलर हैं। जी हाँ, ये तो हुई कला की बात, लेकिन अब परीक्षाओं की बात भी तो कर ली जाए। जी हाँ डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि एक बच्चा परीक्षा देने जाता है, सुबह सुबह उठकर उसके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, परीक्षा से पहले उसे कौन से नियम अपनाना चाहिए कि अगले 2.5-3 घंटे वो बिल्कुल नॉर्मल रहे? ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है जो उस दिन थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली बात है कि उसके पिछले दिन थोड़ा सा लेट नाइट स्टडी ना करें, रात 10-11 बजे तक अपन वाइंड अप कर लें, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस समय जो सिटी लाइफ का अपन हैबिट देखते हैं तो लेट नाइट स्टडी करते हैं, तो उससे नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर अपने दिमाग का जो मेमोरीज पे दिख रहा है, इसका असर दिखता है। हाँ जी। तो अगले दिन सुबह अपन उठें और एक दिन पहले से अपन जिस लोकेशंस पे अपना एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, रूलर्स, ज्योमेट्री बॉक्स प्रॉपरली एक जगह पे लोकेशंस पे रखें, ताकि अगले दिन हचपच ना हो, अपन एक लोकेशन से उठा के उसको लेके जाए एडमिट कार्ड। और ये इंश्योर कर ले एडमिट कार्ड वगैरह में आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर पहले से हो और हम निर्धारित समय से बहुत पहले थोड़ा पहुंच जाए। और उस समय में कई बार हम देखते हैं बच्चे बहुत सारे बुक्स कॉपीज लेके एग्जामिनेशन सेंटर्स में बाहर एकदम लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं। जी सर, मैं आपको रोकना जी, चाहूंगी जी। क्योंकि हमारे साथ फिर से हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश जी हैं नासिक से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। हेलो मैम। जी मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल सर के लिए है। गुड मॉर्निंग सर एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, कभी एग्जाम से पहले तैयारी अच्छा रहता है हमारा, लेकिन बच्चे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं बोलते हैं कि एग्जाम अच्छा नहीं हो पाता है या डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। जी। इससे प्रॉब्लम क्यों होता है? जनरली बच्चे तो अच्छे तैयारी भी रहते हैं, एग्जाम से पहले स्टोरी भी अच्छा रहता है, लेकिन मोस्टली आप देखा जाए तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद वो रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ऋषिकेश जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं और ये अधिकतर बच्चों का जेन्युइन समस्या है। तो इसका मूल कारण ये है कि कई बार बच्चे अपने आप से कई ज्यादा उम्मीद करते हैं। हाँ आप अपना एक्सपेक्टेशंस लेवल कम रखिए। मान लीजिए आप 90% रेंज के बच्चे, आप अपने ठीक है मैं 50 मार्क्स तो मेरा आराम से आ जाएगा। सही। तो जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस अपने से खुद से भी कम रखते हो तब आप उसके बाद आपका हर एक स्कोर आपको बोनस जैसा फील होता है। और आप हर बात अपन जानते हैं, कोई चीज अपन को जब एडिशनल मिल जाता है बड़े खुशी होती है। जी, बिल्कुल तो सही। आपको भी एग्जामिनेशन में जो आप सोच के जाओगे कि मुझे तो ये 70 मार्क्स पेपर है कि 100 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स तो मेरा 100% आने वाला है जी, जी, जी। किसी भी हालत में। जी। तो 30 क्या 30 के बाद 40 भी आ जाएंगे, अरे ये भी तो आता है मुझे, हाँ अगला जी। क्वेश्चन ये भी आता है। अपन सोच लेते हैं मुझे तो इस पेपर में 98 लाना था, जी। एक क्वेश्चन में मुझे नहीं आ रहा, मेरे तो 98 वाला परफॉर्मेंस जी। कहीं से कहीं। तो ये नहीं सोचना है, ठीक है।
आप अपना उम्मीद से कम रखो, ठीक है मेरा 70 तो आ जाएंगे। 70 के बाद हो सकता है जैसे आप करते जाएंगे, आप प्रश्न पत्र हल करते जाएंगे, आपका उसी ड्यूरेशन में कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होता है। जब अपन परफॉर्म करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को देख के अपने आप से एक खुशी होती है, और उस खुशी के चलते जो नहीं आ रहे वही चीजें भी आ जाता है। बिल्कुल सर। और इसका उल्टा असर भी पड़ता है। हाँ कई जी। बार एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने से हम उसी समय फ्रस्ट्रेशन पे आ गए अपने से, तो आते हुए चीज में हम भूलने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से मेरा जो आप चाह रहे थे जी, कि मुझे लगता है परीक्षा की तैयारी एक दिन पहले रात तक तो पूरी कर लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा समय खुद को देना चाहिए, थोड़ा नींद प्रॉपर हो, थोड़ा सा जो अगर आप कुछ और काम करते हैं, जैसे कि मैडम ने बताया कि थोड़ी सी अगर पेंटिंग कर ली जाए या अपनों से बात कर ली जाए, नींद प्रॉपर हो, सवेरे थोड़ा अपने आप को टाइम दिया जाए, और जो दूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हड़बड़ी में हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी दूरी पर हमें परीक्षा देने जाना है, तो उसका मूल्यांकन पहले कर लिया जाए कि हम कितनी दूरी पर हमें जाना है, प्रॉपर जो कंपास में हमें सामान रखना है वो हम रख लें, अपना एनरोलमेंट नंबर अपने पास में रख लें। तो ये सब जरूरी बातें अगर बच्चे पहले से तैयार कर लेंगे और माँ बाप भी उन्हें, जो अभिभावक है उन्हें भी पहले से थोड़ा सा सहयोग कर देंगे, तो वहां जाके थोड़ा सा उनको जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन पर अटक गए, अब बच्चे वही करे जा रहे हैं, वो कितना ज्यादा वो उनको वहीं पर छोड़ के अगले पर आ जाना चाहिए, इसके विषय में बताएं। जी मैम, आप बड़े सटीक प्रश्न पूछे, और ये समस्या है, वो दिखता है जी। और कई बार जैसे उनको उसी समय इसको छोड़ देना चाहिए। पहली बात है, जो 15 मिनट समय हमें एग्जामिनेशंस में पहले दी जाती है, हाँ जी। उस समय को हम लोग अपने प्लानिंग में यूज करें। और प्लानिंग इस प्रकार हो, इंटर प्रश्न पत्र में जो प्रश्न हमें सबसे अधिक अच्छे से आता हो, तो उस प्रश्न को प्रायोरिटीज दें। वो ऑर्डर वो किसी भी नंबर का प्रश्न हो सकता है। कई बार हम एक प्री कॉन्सेप्ट नोशन के साथ जाते हैं, मन में बड़े अपने पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, ये बिठा देते हैं कि बड़े वाले क्वेश्चन, 5 मार्क वाले क्वेश्चंस को तो पहले करना, कि लॉन्ग आंसर वाले को पहले करना। तो कोई आप एक इस टाइप का एक प्री कॉन्सेप्ट नोशन के साथ मत जाइए। आपको जो प्रश्न अच्छे से आता है उसको पहले करें, जो क्वेश्चन में जरा सी दिक्कत आ रहा है उसको आप इमीडिएटली क्विट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो इवैल्यूएटर है उस प्रश्न को किसी भी सीक्वेंस में आप करें, किसी भी लोकेशंस पे करें, आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा। और एक चीज इसमें मैं बोलना चाहूँगा, कई बार बच्चे आंसर प्रोपोर्शनेट टू मार्क लिखें। आपका 1 मार्क का क्वेश्चन से, 1 मार्क का क्वेश्चन में हम बच्चों से इतना ही उम्मीद करते हैं, बच्चा एक शब्द लिख दे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटेंस लिख दे, उससे ज़्यादा की ना बच्चों से उम्मीद की जाती है, ना बच्चों को लिखना चाहिए। कई बार बच्चों को ये देखते हैं, बच्चे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं 1 मार्क से प्रश्न पे, तो उस पर समय नष्ट होता है, उससे अपन बचें। जी, मीनल शुक्ला जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं लाइन पर। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मीनल शुक्ला मैम, चलिए लाइन फिर से कुछ डिस्कनेक्ट हो रही है, ठीक है, सॉरी है उसके लिए। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है तब आपको कैसी फीलिंग आती है, जब लोग आपसे कहते हैं कि अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आज आप इस मुकाम पर हैं, या आपने कभी सोचा था कि आज आप इस मुकाम पर आएंगी? जब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगी। जी। मुझे जैसे कि कोई आता है, मुझे कहता है कि अरे आप इस एज में आकर इतनी अच्छी पेंटिंग कर रही हैं और घर को भी संभाल रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे जो हैं लेडीज़, अगर वो भी कुछ करें तो उनको भी घर का कुछ काम करें या घर में कुछ क्रिएटिव वर्क करें, तो उनको भी घर वाले आकर कहेंगे कि अरे आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। मैं सबको यही राय दूंगी कि सब कुछ ना कुछ अपने घर में करें। जी जी हाँ। मुझे लगता है आज बहुत ही सार्थक चर्चा रही हमारी। हमने बच्चों को सिखाया कि किस प्रकार से आप एक अलग काम करके, अपनी क्रिएटिविटी करके अपने दिमाग को स्थिर कर रख सकते हैं और अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान रख सकते हैं। सर आप आए, मैम आप आई, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, आज के अंक में हमने बहुत ही सार्थक चर्चा की। अगले अंक में सुबह 8 से 9 कल सुबह फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।